लेट अस स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी देख रहे हो, है ना। तो आई होप कि आपका टेस्ट अच्छा गया हो। अगर नहीं भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वुड वांट टू डिस्कस हियर इज, सी, नाउ आपका एग्जाम्स जो है दैट इज ऑलमोस्ट श्योर, क्योंकि आप भी सुन रहे होगे या तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर 4th September इज द डेट विच पीपल आर टेलिंग, राइट। लेट्स नॉट गेट इनटू द डेट्स। वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर आगे पीछे होगा भी तो अब मान लो 25 अगस्त से लेके 10 सितंबर के बीच में हो ही जाएगा। अगर 4 सितंबर को भी नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन और द अदर, तो मैक्सिमम एक वीक आगे पीछे जाएगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इट्स हाई टाइम यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन टॉपिक्स लाइक दीज विच वी आर डिस्कसिंग। अगर आपने नहीं भी किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी द वीडियो, और उसके बाद मैं कहता हूँ फिर आप पहले ये वीडियो देख लो। ये वीडियो देखने से क्या होगा, यूल कम टू नो द इम्पॉर्टेंट एरियाज कि कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। फिर जब आप इनके पुराने वीडियोस देखोगे, आई मीन जिन वीडियो में हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है, यूल गेट अ फेयर आइडिया कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर हमने कोशिश की है, हमारा जो पुराना वीडियोस भी है उसमें भी हमने कोशिश की है कि हम अननेसेसरी डेटा से आपको ओवरबर्डन ना करें, है ना। हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटाज ही दिए हैं आपको। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिहार बजट। बिहार बजट की बात कर रहा है और मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने का है। मैं सबसे पहले ऐसे ही करता हूँ यार, जब भी मैं एग्जाम देता हूँ तो मैं I make a circle जहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो द फर्स्ट थिंग विच you should also do before reading the question, whether he is asking you to find correct statement or incorrect statement. So he's discussing something about revenue surplus. वो कुछ रेवेन्यू की बात कर रहा है, रिसीट की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। सो अगर एक बार मैं ना इन चीज़ों को ब्रश अप कर देता हूँ। So before getting into the बिहार बजट per se specific, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करता हूँ। नॉर्मल जो सैलरीड पर्सन है, जो एक सैलरीड पर्सन है कोई, मान लो, ठीक है। फिर मैं यहाँ से एनालॉजी ड्रॉ कर लूँगा। उसके इनकम्स की मैं बात करता हूँ और एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ, ठीक है। देखो उस इंसान को क्या इनकम होगी। एक तो उसको सैलरी मिलती होगी पर महीने, एक क्या होगी, मान लो उसने अपनी जमीन बेच दी, ठीक है। और क्या होगा, मान लो उसने अपने मित्र से उधार लिया, लोन लिया, जिसको हम कहते हैं लोन स्लैश उधार, ठीक है। और इनकम आप क्या सोच सकते हो, एक इनकम और मैं सोच सकता हूँ विच इज, लेट अस कॉल इट, उसने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, उस पर उसको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। ये मेजर मोटे मोटे खर्चे हैं, इनकम्स हैं। अब खर्चों की मैं बात करता हूँ। खर्च क्या सोचते हो, खाना पीना खाने जाता है यार, वो बाहर खाना पे खर्च करता है ना। मान लो उसने घर खरीद लिया, ठीक है। दूसरी चीज मानो अपने बच्चे को वो पॉकेट मनी दे रहा है, ठीक है। अब एक खर्च यहाँ और है जो हमको दिख नहीं रहा है बट है। उस बंदे ने जो लोन लिया है उस पे भाई साहब इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे होंगे, सूद जिसको अपन कहते हैं बिहारी भाषा में, है ना। इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं ना। तो अब देखो, सॉरी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है। अब वो इंसान कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या करता है, वो सैलरीड पर्सन, व्हाट डज ही डू, वो सोचता है कि सैलरी तो मेरी हर महीने आ रही है लेकिन मैं जमीन हर महीने नहीं बेचता हूं, तो ये मेरा जो है, ये मेरा रेगुलर नेचर का इनकम है और ये मेरा वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार का है, कभी कभार का है ना। सिमिलरली देखो खर्चों में बात करो, खाना तो रेगुलर खाना पीना खा रहा है लेकिन घर वो कभी कभार खरीद रहा है, तो ये भी रेगुलर नेचर का खर्चा है और ये कभी कभार का खर्चा है ना।
तो वो क्या करता है, इसको दो हेड में बांट देता है। एक कहता है रेगुलर नेचर का, एक कहता है कभी कभार का। फिर इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करता है, रेगुलर नेचर का इनकम, रेगुलर नेचर के खर्चे, कभी कभार वाले नेचर के इनकम और कभी कभार वाले नेचर के खर्चे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहां तक आई होप आई एम क्लियर विद दीज थिंग्स जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो, जो भाई साहब के रेगुलर नेचर के इनकम है उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, सैलरी लिख दूं, सैलरी लिख दूंगा। जो भाई साहब ने शेयर्स खरीदे हैं उस पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो लिख देता हूँ। रेगुलर नेचर के खर्चे क्या है, खाना पीना पे रेगुलर नेचर का खर्चा कर रहा है वो। उसने जो लोन लिया है उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और जो मैं इंटरेस्ट कह रहा हूं और मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, वो अपनी बच्चे को देता है खर्चा करने के लिए पॉकेट मनी। अब देखो कभी कभार वाले इनकम, कभी कभार वाले इनकम क्या हुआ, भाई साहब ने जमीन बेची, वो कभी कभार वाला इनकम है। भाई साहब रोज उधार नहीं लेते होंगे, उन्होंने उधार लिया, उधार स्लैश लोन, इस पे मैं स्टार कर रहा हूं, ये भी कभी कभार वाला है। कभी कभार वाले खर्चे क्या हैं, उन्होंने घर खरीद लिया। ठीक है ना। अब एक चीज मुझको बताओ, ये कुल मिला के ये एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सैलरीड पर्सन का ये एक फंडा चल रहा है उसके लाइफ का कि ऐसा ही चलता है ना। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं इस चीज को, ये जो रेगुलर नेचर मैंने लिख रखा है, इसी को सरकार नाम दे देती है रेवेन्यू। ये जो कभी कभार लिख रखा है इसी को सरकार ने नाम दे दिया कैपिटल। जो इनकम आता है इसको सरकार कहती है रिसीट, जो खर्चा हो रहा है इसको कहता है एक्सपेंडिचर। सिमिलरली रिसीट और एक्सपेंडिचर, है ना। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं इनको फर्दर इसको और क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज में। लेट अस सी कि क्या है। तो सी, एक बजट है, मान लो बजट है। अब हम आ जाते हैं बजट पे। जैसे घर का बजट होता है वैसे ही बिहार गवर्नमेंट का बजट है। उन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, बोला है रेवेन्यू अकाउंट बोल दिया है एक को बोल दिया है कैपिटल अकाउंट। आई होप अब ये चीजें क्लियर हो। रेवेन्यू अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जिसमें रेगुलर नेचर का खर्चे और आय की बात हो रही है, रेगुलर नेचर के। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जिसमें कभी कभार वाले नेचर के खर्चे और इनकम की बात हो रही है, कभी कभार वाले की। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट को फर्दर हम बाइफरकेट करेंगे रेवेन्यू रिसीट में। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन में टाइम लूंगा, उसके बाद आई विल रश थ्रू ऑल द थिंग्स, इसलिए आई वुड वांट यू टू लिसन टू दिस केयरफुली। ठीक है, आई होप वी आर रिकॉर्डिंग, नहीं तो पता चला भाई रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे हैं। यस वी आर डूइंग सो। अब देखो, रेवेन्यू रिसीट में क्या है, सरकार को पैसे आ रहे हैं। कैसे पैसे आ रहे हैं, रेगुलर नेचर के पैसे आ रहे हैं। तो क्या क्या हेड्स हो सकते हैं, टैक्स अपन देते हैं, हर साल देते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली टैक्स देते हैं, है ना, कुछ लोग मंथली देते हैं। और क्या है, अपन मान लो ताजमहल देखने गए, वहां पे अपनी एंट्री फी लगी। कोई भी मॉन्यूमेंट गए, ताजमहल, लाल किला, बिहार में कहीं चले गए यार, गोल घर देखने चले गए, शायद वहां एंट्री फी है। चालान देते हो, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो, चालान पे कर दिया आपने। ठीक है, पीएसयू पे सरकार को डिविडेंड मिल रहा है, वो भी डाल दो इसमें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सरकार कैसे कैसे रेगुलर नेचर के खर्चे दे रही है। हम जैसे सैलरीड पर्सन को सरकार
हम जैसे सैलरीड पर्सन को सरकार पैसे देती है, सैलरी पे कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा वो कहेगा कि सरकार ने जो रोड्स वगैरह बना रखे हैं उसकी मेंटेनेंस पे सरकार को खर्च हो रहा है, सरकार पेंशन दे रही है, ठीक है। ये एक तरह से खर्चे हैं उनका। और एक जो इम्पोर्टेंट और मेजर खर्चा जो है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार इंटरेस्ट पे करती है ऑन लोन्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सरकार ने दे रखे हैं, ठीक है। अब आओ कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी मैं दो हेड बना रहा हूं, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे लग रहा है कि ये सीआर और सीई से मेरा काम चल जाएगा, अब आप लोग समझ रहे होंगे। ये कैसी इनकम है सरकार की जो कभी कभार वाली है। कभी कभार वाली कौन सी इनकम है, सरकार ने रेलवेज को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, उसके कुछ शेयर्स बेच दिए, बीएसएनएल को बेच दिया, पूरा टेलीकॉम सेक्टर सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया है। सो लेमैन के लैंग्वेज में डिसइन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हाउएवर देयर इज मच डिफरेंस, अपन उसमें नहीं जाते। सरकार ने, गवर्नमेंट ने लोन लिया है, ठीक है, और मैं इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर क्या होगा, सरकार ने सड़क बनवाया, मान लो एनएच बनवाया है, सरकार ने पोर्ट्स बनवा दिए, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले अपन इस पे बात करते हैं। ये जो लोन है, ये जो लोन गवर्नमेंट ले रही है, ये इसको अपने इनकम में काउंट कर रही है, बट वो ये बात भूल जा रहे हैं कि लोन लिया है तो भाई वापस भी तो करना पड़ेगा, वापस भी तो करना होगा, और वापस तो एकदम करना होगा, कोई आपको पैसे देके भूल थोड़ी जाएगा। तो ये कैसा इनकम है, ये उस तरह का इनकम है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट पे उधार चढ़ा रहा है। इट इज क्रिएटिंग डेट। However, disinvestment is which kind of income? Disinvestment is that kind of income which is not creating debt. तो इसको नॉन डेट कैपिटल रिसीट बोलते हैं, इसको डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप अपनी कहानी यहां तक सही चल रही है। अब देखो, अब क्या हो रहा है, अपन कैपिटल अकाउंट में ही है अभी। कैपिटल अकाउंट में हमने बात किया है कैपिटल रिसीट का, और कैपिटल रिसीट में हमने मेनली दो चीजें उठाई हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और लोन। डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसको मैं कह रहा हूं, पहले लोन को मैं क्या कह रहा हूं ये मैं बताता हूं। लोन को मैं कह रहा हूं दिस इज क्रिएटिंग डेट, डेट क्रिएटिंग capital receipt. However, disinvestment is non-debt creating capital receipt. I hope यहां तक अपन क्लियर हैं। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मैंने कहा गवर्नमेंट ने रोड्स बनवाए हैं, पोर्ट्स बनवाए हैं, एयरपोर्ट्स बनवा रही है गवर्नमेंट, रेलवेज को गवर्नमेंट खड़ा करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने खर्चा किया है, ठीक है। अब मुझको एक चीज बताओ, फॉर एनी इकोनॉमी, मैं यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिख देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट पे अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट नहीं लिख रहे हैं, सॉरी व्हाट हैज हैपेंड, कोई बात नहीं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यहां लिख रहा हूं, और यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं। तुम मुझको बताना, इसमें वो सैलरी पे कर रहे हो तो आप पेंशन दे रहे हो, इसमें आप सड़कें बनवा रहे हो, पोर्ट्स बनवा रहे हो। इन ऑर्डर टू ग्रो एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए उस इकोनॉमी को आइडियली किस हेड में ज्यादा खर्चा करना चाहिए, रेवेन्यू हेड में या कैपिटल हेड में। मान लो मेरे पास मेरे घर में 100 रुपए मेरी इनकम है,
तो मैं 80 रुपए अपने बच्चे को पॉकेट मनी ही दे रहा हूँ और इन अननेसेसरी, नॉट अननेसेसरी नहीं कहना चाहिए, 80 रुपए पॉकेट मनी दे रहा हूँ और 20 रुपए मैं खर्च सेव कर रहा हूँ टू बाय अ होम, घर का लोन मैं दे रहा हूँ। समझ रहे हो? ये उस तरह की बात हो गई है। तो आइडियली व्हाट हैपेंस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट हाउएवर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है दैट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। व्हाट डज दैट मीन? अब गवर्नमेंट रोड बना रही है, रोड बनाने में जो पैसे खर्च हुए हैं उनके, उससे फर्दर उनको इनकम मिलेगा, वो टोल टैक्स लगा रही है वहां पे। तो this money is creating again money. The money spent on making or building a road is creating money in the form of toll tax. So ideally capital expenditure should be more. ठीक है? अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं दो तरह के डेफिसिट्स की बात कर लेता हूं। ठीक है? टू टाइप्स ऑफ डेफिसिट। एक डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट डज दैट मीन? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू में आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है और आपकी इनकम कम है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। आप रेवेन्यू में डेफिसिट में चले गए। ठीक है? अब मैं एक इंपॉर्टेंट डेफिसिट की बात कर रहा हूं, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है, आप अपने टोटल इनकम लिख लो, टोटल रिसीट लिख लो, है ना? आपने टोटल रिसीट लिखा, आपके टोटल रिसीट में कौन कौन से पार्ट कंपोनेंट आए? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट माइनस आप एक्सपेंडिचर लिखो अपने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका पूरा आएगा प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का ये फॉर्मूला है कि टोटल रिसीट दैट इज रेवेन्यू, सॉरी डेफिसिट हो रहा है तो दिस शुड बी मोर, राइट? यस, दिस शुड बी मोर। ठीक है? ठीक है? ओहो, रिसीट ही लिख दिया मैंने, सॉरी यार। यहाँ पे देखो एक चीज गड़बड़ कर दी है मैंने, मैं डेफिसिट कह रहा हूँ। चलो इसको मिटाता नहीं हूं मैं ताकि तुमको क्लैरिटी आ जाए। फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट है मतलब सरकार के पास पैसे कम हो रहे हैं। तो क्या ज्यादा होगा? खर्चा ज्यादा होगा या इनकम ज्यादा होगा? खर्चा ज्यादा होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर इधर लिख दो। ठीक है? माइनस टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम में क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। मतलब इस कैपिटल रिसीट वाले में मैं कौन सा कंपोनेंट नहीं ले रहा हूं? मैं वैसे कंपोनेंट नहीं ले रहा हूं जो डेट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मैं लोन वाले कंपोनेंट नहीं ले रहा हूं। ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया। अब अगर ये क्लियर है तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the first question says it has been about, this is about Bihar budget and it says it has been estimated to be in revenue surplus. So एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है बिहार बजट का कि बिहार बजट जो है भाई साहब वो रेवेन्यू डेफिसिट में ही नहीं जा रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं जा रहा है मतलब क्या है? मतलब है कि बिहार सरकार जो है उनका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये रेवेन्यू अकाउंट वाला जो कंपोनेंट है, उसमें उनके खर्चे कम हैं और उनकी इनकम ज्यादा है। ठीक है? दिस पोर्शन इन बिहार गवर्नमेंट इज मोर एंड दिस पोर्शन इज लेस। सो बिहार बजट हैज अ यूनिक फीचर दैट इट इज इन रेवेन्यू सरप्लस, नॉट इन रेवेन्यू डेफिसिट। सो दिस इज ट्रू, दिस पोर्शन इज ट्रू, बट उसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या कह रहा है, which means that total expenditure will be less than total receipt. No, which means that revenue expenditure will be less than revenue receipt. इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया false. I hope I am making sense. The capital expenditure estimates are less than revenue expenditure estimates. This is very true. In Bihar Sarkar
बिहार, दिस इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया, दिस इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक एरिया कि बिहार सरकार जो है रेवेन्यू वाले हेड में ज्यादा खर्चे करती है इन कंपैरिजन टू कैपिटल वाला हेड. सो दिस इज वेरी मच ट्रू. आइडियली आपको फिगर याद नहीं करना है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये ऑलमोस्ट 1,90,000 करोड़ है और ये वाला पोर्शन ओनली 45,000 करोड़ के आसपास है. सो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स है कि बिहार सरकार डे टू डे खर्चों में सारे पैसे उड़ा देती है और यहाँ पे 1/4 1/3 पैसा उड़ा रही है, स्पेंड कर रही है. इसको मैं उड़ाना बोलता हूँ पैसा और इसको मैं इन्वेस्ट करना बोलता हूँ. ठीक है. हाउएवर ये भी जरूरी है, बट ठीक है. अब देखो क्या कह रहा है, मोर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, पोर्ट्स क्रिएटेड इन एन इकोनॉमी. नो डियर, दिस इज अगेन फॉल्स. More the capital expenditure, more will be the infrastructure projects like roads and ports created in an economy. I hope सिर्फ इस वाले पार्ट को मैंने समझाने के लिए इतना डिस्कशन किया है. तो इसमें कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो 1 and 3 आर इनकरेक्ट. द करेक्ट आंसर विल बी सी. एक क्वेश्चन में मैंने 21 मिनट ले लिया भाई डिस्कशन में इसके. कोई बात नहीं, अब आगे सब जल्दी जल्दी कर दूंगा मैं. बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सवाल और कहीं से चुराया नहीं है यार, मेहनत से बनाया है सवाल को. कह रहा है टीकापट्टी इज अ विलेज इन बिहार. अगर सिर्फ इतना ही कहूं तो टीकापट्टी नाम के बहुत सारे विलेज होंगे. मंथन को एक टीकापट्टी मिला था, कहाँ मिला था मंथन यार? दरभंगा में मिला था एक टीकापट्टी. मंथन भाई ने गूगल किया था. अगर सिर्फ मैं यहीं तक क्वेश्चन कह देता तो मैं फंस जाता, बट मैंने उस विलेज को डिस्क्राइब किया है वेयर गांधी जी इज सेड टू हैव विजिटेड 3 times, थ्राइस. ठीक है. तो और भी कहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है टीकापट्टी और इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी 3 बारी गए थे, 3 times. कब कब गए थे वो मैं बता देता हूँ. वो गए थे, नॉट सो इम्पोर्टेंट, द थिंग इज आपको बस वो डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए कहाँ कहाँ है. इन 3 बार गए थे गांधी जी. अब उस गांव का एक रेसिडेंट है टीकापट्टी विलेज का, जो कि अपनी मित्र को कॉल कर रहा है और उसकी मित्र जो है इस गांव का एक रेसिडेंट कॉल करता है अपने फ्रेंड को जो कि मुंगेर की हैं. मुंगेर की फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के अनुसार आपका जिला जो है दैट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग जिला और हमारा जिला जो है, जो कि ये एक्स जिला है, दैट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग जिला ऑन सम पैरामीटर. कहता बताओ हम किस पैरामीटर की बात कर रहे हैं. ठीक है. मतलब ये जो एक्स जिला है वो बेस्ट परफॉर्मिंग जिला है और जो मुंगेर है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग जिला है. तो आपको बताना है कि विच पैरामीटर इज बीइंग टॉक्ड हियर. सो सबसे पहले हमें एक्स जानना पड़ेगा. एक्स क्या है भाई? तो एक्स, टीकापट्टी is a village in X district and this village is that where Gandhiji is said to have visited 3 times. So जो सीमांचल के लोग हैं अगर उनको ये नहीं पता चल पाया है कि हम किस विलेज की बात कर रहे हैं तो शर्म कर लो. ठीक है. So this village is in पूर्णिया. कह रहा है पूर्णिया बेस्ट परफॉर्मिंग जिला है इस पैरामीटर पे और मुंगेर जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग जिला है. Which parameter is being talked? Let's see the option. Urbanization में पूर्णिया बेस्ट हो ही नहीं सकता. डिजिटल बैंकिंग में भी नहीं हो सकता, आपको पता है जहानाबाद है वो. The option is between energy production and credit deposit ratio. The answer for this is credit deposit ratio. What is credit deposit ratio? Credit deposit ratio. बहुत नाम ही सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है इसको कि जितना बैंक के पास जमा है, क्रेडिट है, बैंक के पास जो धन जमा है, जो डिपॉजिट है, उसमें से बैंक कितना लेंड कर रही है
दैट रेशियो मतलब बैंक ने कितना लेंड किया लोन वोन देने में, डिवाइडेड बाय बैंक के पास कितना जमा है, ये रेशियो को कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, द आंसर फॉर दिस विल बी सी। आई होप ये क्लैरिटी आ रही होगी। अब कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू मतलब छोटे से बड़े की ओर अरेंज करें, छोटे से बड़े की ओर अरेंज करें। ठीक है, तो सी द फर्स्ट थिंग विच इज सेइंग, उसने 4 पैरामीटर्स दे रखे हैं। फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इन परसेंटेज, शेयर ऑफ एजुकेशन इन परसेंटेज, एस्टिमेट रेट ऑफ ग्रोथ, अर्बनाइजेशन रेट। ठीक है, एवरीथिंग इज इन परसेंटेज एंड ही इज आस्किंग मी कि आप मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू में अरेंज करो, छोटे से बड़े के टर्म्स में। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार, सॉरी फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज हाउ मच, 21.71%. Share of education, why have I taken education only as per budget? क्योंकि एजुकेशन को बिहार बजट में इस बार सबसे ज्यादा शेयर दिया गया है। आउट ऑफ 7, आई गेस 7 कंपोनेंट्स उन्होंने बनाए हैं जिसमें एजुकेशन को सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है। इफ यू टॉक इन परसेंटेज दिस इज ऑलमोस्ट 6.5%. एस्टिमेटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अब जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे फॉर दिस ईयर 2022-23, ये तो अभी एस्टिमेट ही किया गया है एंड दे हैव टेकन इट टू बी 9.7%. हाउएवर प्रीवियस ईयर का इन्होंने जो एस्टिमेट किया था, अभी तक ये एस्टिमेटेड ही होगा, दैट इज 9.8%. दैट इज 21-22 और इसका हमारे पास एक्चुअल डेटा है। 2021 का एक्चुअल डेटा है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे ने बता रखा है हमें, दिस इज 2.5%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि इस समय इंडिया जो था वो भाई साहब माइनस में चले गए थे, ग्रोथ में -7.5% पे चले गए थे, और बिहार जो था वो पॉजिटिव में ग्रो कर रहा है। सो दिस पोर्शन this part is how much, 9.7%. अब कह रहा है अर्बनाइजेशन ऑफ रेट ऑफ बिहार, अर्बनाइजेशन रेट ऑफ बिहार इज हाउ मच, 15.3%. जब आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे और अर्बनाइजेशन रेट के बारे में पढ़ोगे तो अर्बनाइजेशन रेट एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे इज 15.3%. However, in 2011, as per economic survey, it was 11.3%. And the highest urbanized कौन सा है पहला नंबर पे, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड? बताने की जरूरत भी नहीं है, सेकंड नंबर अपने को याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑब्वियसली विल बी पटना, सेकंड विल बी मुंगेर। देखो मेरे को मुंगेर से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर सा लग रहा है, मुंगेर काफी बार आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन चारों को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा 9.7 है, फिर 15.3 है, मतलब सबसे पहला 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 1 will be the largest, 3 will be the smallest. The correct answer will be B. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। Let us move to the next question. And let me see whether we are recording or not. Yeah, we are. कह रहा है consider the following statement, और कह रहा है हाँ, this district is not the second most urbanized district of Bihar. अभी मैंने आपको बताया second most urbanized district of Bihar कौन सा है, मुंगेर है। कह रहा है ये भाई साहब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सेकेंड मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तो नहीं है, मतलब ये मुंगेर की बात तो नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट मुंगेर, है ना, ये मुंगेर नहीं होगा। और ऑप्शन में देखो एक मुंगेर है, तो ये मुंगेर की बात नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नॉट द डिस्ट्रिक्ट विच हैज सेकेंड हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम। अच्छा चलो नहीं पता, अगर मान लो मुझे नहीं पता है कि सेकेंड हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है तो मैं इसको छोड़ दूंगा,
बट अपने को पता होना चाहिए, अगर आप जब भी आप पर कैपिटा इनकम, फर्स्ट हाईएस्ट किसका होगा ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं, फर्स्ट हाईएस्ट विल बी ऑफ पटना. दिस विल हैव फर्स्ट हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आल्सो एंड अर्बनाइजेशन आल्सो. इसमें सबसे ज्यादा होगा अर्बनाइजेशन रेट. सेकंड में अगर पर कैपिटा इनकम की बात करोगे दैट विल बी बेगूसराय. लेकिन सेकंड में अगर अर्बनाइजेशन की बात करोगे तो दैट विल बी मुंगेर, सेकंड लार्जेस्ट अर्बनाइजेशन, है ना. तो कह रहा है दिस इज आल्सो नॉट द डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैज सेकंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. तो ये बेगूसराय भी नहीं है, बेगूसराय भी नहीं है. कह रहा है दिस इज आल्सो नॉट द डिस्ट्रिक्ट वेयर बुद्धा स्मारक दर्शन इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड. बुद्धा स्मारक दर्शन कहां कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो जब आप बिहार बजट पढ़ोगे इस साल का तो वहां बोला गया है कि बुद्धा स्मारक दर्शन जो है वो बिल्ड किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. कहां पे? गया में क्या? नहीं, वैशाली में किया जाएगा. ठीक है. तो कह रहा है दिस इज ऑल्सो नॉट, मतलब ये वैशाली भी नहीं है, ये वैशाली भी नहीं है, वैशाली को भी काट दो. तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये गया है. फिर डी आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है. मेन पर्पस क्या होता है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं सीधा तुमसे पूछता बुद्धा स्मारक दर्शन कहाँ है, वैशाली मार देते हैं आंसर, बट ये दोनों फैक्ट्स छूट जाते हैं. तो मेरा पर्पस रहता है कि मैं तुमसे क्वेश्चन थोड़े घुमा भी दूं और ऐसे पूछूं कि तुमको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स भी रिवाइज करवा दूं. अब ये देखो, ये सबने गलत किया होगा क्योंकि ये डेटा कहीं नहीं दिया है. बट सी क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द बिलो क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे. बिहार इकोनॉमिक सर्वे के रिस्पेक्ट में हमें कंसीडर करना है. कह रहा है बेस ईयर इज टेकन टू बी 2011. 2011 को तुम बेस ईयर मानो. एंड डेटा फॉर रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन रेट. एक तो हम अर्बनाइजेशन रेट पढ़ रहे हैं, चलो पहले ये कर लेते हैं. अर्बनाइजेशन रेट कितना था 2011 में? 11.3%. प्रेजेंटली कितना है अर्बनाइजेशन रेट? 15.3%. कह रहा है तुमसे अर्बनाइजेशन रेट नहीं पूछ रहा है भाई, ये तुमसे पूछा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन रेट. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन रेट मतलब अर्बनाइजेशन रेट किस रेट में बढ़ रहा है. ठीक है. और उसके लिए आपको बेस ईयर भी दे दिया है. तो प्रेजेंट अर्बनाइजेशन रेट माइनस अर्बनाइजेशन रेट इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय अर्बनाइजेशन रेट ऑफ बेस ईयर. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. 15.3 माइनस 11.3 माइनस 11.3 परसेंटेज में पूछ रहा है इनटू 100%. ठीक है. अगर आप ये सॉल्व करोगे 4 डिवाइडेड बाय 11.3 इनटू 100%, that is coming out to be 35.398%. ठीक है. कुछ भी नया नहीं बताया. अर्बनाइजेशन रेट की बात की है, आपको बता ही रखा है कि कौन से 2 जिले हैं. पटना सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है, मुंगेर सेकेंड नंबर पे आ रहा है. ठीक है. इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब आसान सवाल है. अब ये देखो क्या रहा है, वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 112 फॉर द फर्स्ट टाइम, as आर्टिकल 112 डील्स विद यूनियन बजट whereas आर्टिकल 102 डील्स विद स्टेट बजट. एकदम सही बात है. आर्टिकल 112 डील्स विद यूनियन बजट, आर्टिकल 202 डील्स विद स्टेट बजट, but however the word budget is never mentioned in the constitution. Instead of budget we are mentioning annual financial statement. ठीक है. We are mentioning what? Annual financial statement. So this statement becomes what? This statement becomes false. हमसे true करवा रहा है या false करवा रहा है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. 1 false है, 1 को काट दिया जाए. B या D होगा या E होगा. Let's see क्या होता है. कह रहा था total budget expenditure of Bihar for the financial year this is estimated to be 2,37,691.19 crore. ये फिगर याद होना चाहिए and this is correct. 2,37,691.19 CR इन इंडियन रुपीस है. ये एस्टिमेटेड है बिहार का बजट 22-23 के लिए. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. थर्ड देखते हैं.
कह रहा था मैक्सिमम शेयर ऑफ रिसीट ऑफ मनी फॉर फाइनेंशियल इतना ऑफ बिहार इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने वो वाला पढ़ा है कि बिहार को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, तो आपने ये वाला सर्कल पढ़ा होगा। इस वाले सर्कल में आपको ध्यान होगा कि 46% ऑफ द पैसा इज कमिंग फ्रॉम स्टेट का शेयर इन टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट का शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, एंड उसके बाद 30% का जो चंक है दैट इज कमिंग फ्रॉम ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो द लार्जेस्ट शेयर कहां से आ रहा है? ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, स्टेट का शेयर इन सेंट्रल टैक्स से। तो ये भी हो गया फॉल्स, एक फॉल्स है, 3 फॉल्स है, 2 करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, देखो ये बहुत आसान सवाल है। ये सवाल में मैं मतलब इसमें कुछ बताना ही नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है अररिया हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22। ठीक है, और कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट नहीं पूछ रहा है मुझसे, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, हमने अभी देखा था पर कैपिटा इनकम पे हमने चर्चा की थी, तो हमने बताया था कि पटना का सबसे ज्यादा है भाई, इसको याद करना नहीं है क्योंकि ये पूछेगा भी नहीं तुमसे, ये टू ऑब्वियस है। सेकेंड नंबर पे बेगूसराय है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हाईएस्ट वाले सेक्शन में बात कर रहा हूं मैं। जब आप लोएस्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो 1 नंबर पे कौन है? अररिया है क्या? नहीं, 1 नंबर पे अररिया को भी पीछे कर रहा है अपना छोटा सा भाई शिवहर। ठीक है, 1 नंबर पे शिवहर है, 2 नंबर पे अररिया बंधु है अपना। सीमांचल इतना भी पीछे नहीं है भाई, देख लो। ठीक है, तो कह रहा है अररिया हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत बॉस, यह है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स है ये। बेगूसराय हैज द सेकंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, एकदम यहां तक आपने सही बात कही है। एंड हैज कांवरताल लेक, ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, व्हिच इज 38th रामसर साइट ऑफ इंडिया। यहां पे मैं थोड़ा खेल गया हूं, ये 39th रामसर साइट है, और मैं जानबूझ के किया हूं क्योंकि जब बजट का भाषण प्रस्तुत हो रहा था तो अपने हमारे जो तारकिशोर प्रसाद है फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिप्टी सीएम, कटिहार के एमएलए हैं वो, उन्होंने 38th रामसर साइट बोला था। तो इसलिए आई हैव डेलिबरेटली गिवन दिस क्वेश्चन। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फाइन, बस यहाँ पे 38 की जगह 39th कर दो, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो 1 and 2 both are incorrect. Let us see, is there any option 1 and 2? नहीं, let me see C also. No, Shri N.K. Singh is the chairman of 15th Finance Commission. True यार, इसमें क्या है? So the correct answer will be E. ठीक है? I hope I'm making sense. कुछ है ना? And I'm not rushing also. We have time. कह रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे। मैंने सोचा कि बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गया, एक आसान सा सवाल भी देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन मैंने दिया है और मैं बात कर रहा हूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार एज पर इकोनॉमिक सर्वे। 69.1 ईयर्स की एक्सपेक्टेंसी है बिहार में लाइफ की। कोई भी ऑप्शन नहीं है, ई हो जाएगा। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, इसको याद नहीं करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसके बाद मेल और फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये याद नहीं भी होगा तो चलेगा, बट मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। 69.4 ईयर्स है ये, और ये 68.7 ईयर्स है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार में ज्यादा है फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अलावा। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको गेस करना एकदम सही बात है। फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने यहाँ कम है, फीमेल्स की जितनी परेशानियां हैं उनको अपन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बिहार में। और वैसे भी सारा काम तो आपने इनके जिम्मे टिका रखा, गाँव में सारा खाना ये बनाएंगी, सब कुछ ये करेंगी, और अभी भी कोई फैसिलिटी तो है नहीं गाँव में अगर आप जाओगे। और बिहार प्रीडोमिनेंटली विलेज वाला गांव है अपना, है ना। अभी भी चूल्हे पे खाना बन रहा है, सिलेंडर तो दे दिया गया है बट उसको रिफिल कराने के लिए फिर ब्लैक में लेना पड़ता है। सो
देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस कि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है एज कंपेयर टू मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तीनों डेटा में अगर लिख दूं 69.4, 69.1, 68.7, 3 का डिफरेंस, 0.3 का डिफरेंस, 0.4 का डिफरेंस। ठीक है, तो आप देखो मीन लाइफ से, मीन लाइफ है ये, मीन ही तो हुआ इन दोनों का, एक तरह से एवरेज लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी उससे 0.4 ये डाउन है और ये 0.3 अप है। इनका डाउन ज्यादा है इनके अप से, इससे ज्यादा इस पे कुछ बताने के लिए है नहीं। बस अपन को ये याद रखना है कि 60, ये डेटा तो भूलना ही नहीं है, ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार इज लेस देन दैट ऑफ मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कह रहा है द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार इज 3.47% ऑफ जीएसडीपी। फिस्कल डेफिसिट पे हमने काफी चर्चा कर ली है, पूरा का पूरा क्या है, डेफिसिट है, मेरे को नहीं पता फॉर्मूला, मान लो डेफिसिट है मतलब खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चे विल बी मोर देन इनकम, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। कौन सा इनकम, रेवेन्यू इनकम यानी रेवेन्यू रिसीट, प्लस कौन से कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, है ना। ये अब आपको समझ में आना चाहिए, ये फॉर्मूला जो लिखा गया है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने खुद से लिखा है, मुझे याद थोड़ी ना था। देखो जब पहली बार लिख रहा था बिना सोचे तो मैंने गड़बड़ कर दी थी ना। देखो यहाँ पे जब हम पहली बार इस चीज को लिख रहे थे बिना सोचे, तो देखो हम क्या लिख दिए थे, टोटल रिसीट इधर ला दिए थे, उधर ये ला रहे थे, है ना। तो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, सोच के याद थोड़ी करना होता है, सोच के लिखना होता है इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बिहार में जो है इसको एस्टिमेट किया गया है 3.47% ऑफ जीएसडीपी। एकदम सही बात कह रहा है ये कि 3.47% ऑफ जीएसडीपी जो है ये बिहार का 2022-23 का फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया है। अब अगर आप देखोगे 2021-22 का क्या था, नहीं याद रखना, अपन को ये डेटा याद रखना है, दिस डेटा फॉर अस इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इज 3.4% ऑफ जीएसडीपी फॉर द ईयर 22-23। मैं फिर भी आपको ये डेटा बता देता हूं, व्हिच यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बट 2.97% था 21-22 में, और 20-21 में कोविड ईयर में 4.82% था। ठीक है, आपको ये वाला फिगर याद रखना है। कह रहा था एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट विल बी मोर देन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसीट जो है ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, मतलब रेवेन्यू अकाउंट हेड में जो पैसे आएंगे वो ज्यादा है जो पैसे खर्च होंगे। एकदम सही बात कह रहा है, ये यूनिक फीचर ऑफ बिहार बजट है, ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है दूसरे स्टेट्स के बजट में या इंडियन बजट में, बट बिहार के केस में ये यूनिक फीचर है। और वो कितना ज्यादा है, वो 0.64% ऑफ जीएसडीपी ज्यादा है 2022-23 में, इसको एस्टिमेट किया गया है 0.64% ऑफ जीएसडीपी। तो ये दोनों डेटा काफी इंपॉर्टेंट हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का डेटा नहीं है ये, आपको याद रखना होगा। फिस्कल डेफिसिट का डेटा है 3.4%, 3.47% ऑफ व्हाट, जीएसडीपी। रेवेन्यू सरप्लस का डेटा है ये, रेवेन्यू डेफिसिट का नहीं है। रेवेन्यू सरप्लस का डेटा है 0.64% ऑफ जीएसडीपी। These two data are very important. We need to mug up. क्या पूछ रहा है? Choose the incorrect statement. This is also correct. This is also correct. There is no incorrect statement. The answer will be D. I hope I have made some sense इसमें। देखो अब आ गए बिहार के इसमें फॉरेस्ट वाले एरिया में आ गए हम। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect of Bihar Forest Survey as per Indian State of Forest Report and choose the correct statement. कह रहा Shorea robusta is the most invasive species found in Bihar. No dear, Shorea robusta
रोबस्टा साल के ट्री को कहते हैं। साल का ट्री इन्वेसिव स्पीसीज कब से हो गया? दिस वन इज लैंटाना कैमेरा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। कह रहा है लीची इज कंसिडर्ड एज द अर्बन ट्री एज इट इज मोस्ट प्रोमिनेंटली फाउंड इन अर्बन एरिया। एकदम सही बात है, लीची को अर्बन ट्री कह रहे हैं और रूरल ट्री किसको कहते हैं? आम को कहते हैं। आम का सीजन चल रहा है भाई, आम आम नहीं है, आम बहुत ही खास है, इतना बढ़िया फल है ये, इसको आम पता नहीं कैसे नाम दे दिया लोगों ने। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Your answer will be 2 only. However, let us see few more data. I have told you about Lantana camera. Lantana camera is the invasive species. Mango, rural tree. Lychee, urban tree. साल जो है ट्री इन द फॉरेस्ट है वो, जिसका नाम है शोरिया रोबस्टा। कितना परसेंट फॉरेस्ट फायर होता है? 0.33%। 0.33 बोलना गलत है, 0.33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। फ्लड, ये डेटा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, यू मस्ट रिमेंबर दिस डेटा। 73.06% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज प्रोन टू फ्लड। दिस डेटा यू मस्ट रिमेंबर, 73.06%। ठीक है, वी आर डन विद इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट द फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार इज X% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार इज X% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये अपन को याद होना ही चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ट्री कवर याद हो ना हो, ये याद होना चाहिए। और ट्री कवर इतना आसान डेटा है कि ये याद हो ही जाएगा। फॉरेस्ट कवर ज्यादा है तो 8.4 कर दो, उसको रिवर्स कर दो 4.8, और 2% याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। 7.84% है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक कहानी होगी। कह रहा है इट हैज बीन सीन एन इंक्रीज ऑफ y किलोमीटर स्क्वायर्स इन फॉरेस्ट एरिया। इसको जो कितने से इंक्रीज हुआ है पिछले के कंपैरिजन में? 75 किलोमीटर स्क्वायर से ये इंक्रीज हुआ है पिछले के कंपैरिजन में। जबकि अब अगर आप ट्री कवर की बात करोगे, भले ये कम आपको दिख रहा है 2.48%, बट अगर ये कितने एरिया से इंक्रीज हुआ है, सॉरी 338 किलोमीटर स्क्वायर से इंक्रीज हुआ है ये। ठीक है, द आंसर फॉर दिस विल बी डी, 7.84% एंड 75 किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है? वो एरिया है जिससे इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, increased by this much area। ठीक है, इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? अपन पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं, 21.71%। शुरुआती क्वेश्चंस में जब हम आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम आपको अरेंज करवा रहे थे, है ना। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द स्टेट व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। It is the state which has got maximum increase area wise in forest cover as per Indian State of Forest Report। अगर मान लो मुझे ये डेटा याद नहीं भी रहता है, वैसे आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन नहीं भी रहता है, तो it is not the state which has lost maximum forest cover area wise। हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप कह रहे हो गॉट मैक्सिमम इंक्रीज, फिर कह रहे हो लॉस्ट मैक्सिमम, कैसे हो जाएगा? इलॉजिकल बात है ये। इट इज द स्टेट विच हैज रिसेंटली डबल्ड इट्स नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हो निखिल सर की, तो आपको सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट आपके लिए काफी होता है, ये आपको बताने के लिए कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है सर, और कुछ भी नहीं है। आपने क्वेश्चन को फालतू में घुमा रखा है। अगर आप इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ रखा है आपने, तो आपको पता होगा कि 21.71% है बिहार इंडिया का फॉरेस्ट कवर। इंक्रीज बाय हाउ मच है? 1540 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज कहाँ है? एमपी में है। परसेंटेज वाइज कहाँ है? स्टेट में मिजोरम में है। हाउएवर यहाँ से भी ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज कहाँ है? लक्षद्वीप में है। ठीक है, सबसे ज्यादा गेन कौन से स्टेट ने किया है? आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा गेन किया है।
एरिया वाइज सबसे ज्यादा लॉस कौन से स्टेट ने किया है? सबसे ज्यादा लॉस अरुणाचल प्रदेश ने किया है। इतने डेटा अपन को याद होने चाहिए इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन के परिप्रेक्ष्य में। However, एक ट्री कवर वाला डेटा है वो भी याद अगर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, बट इतना तो याद होना ही चाहिए। लो ट्री कवर भी पूछ ही लिया मैंने, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है यार, ये फर्जी सा डेटा है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट डाउन करोगे। क्वेश्चन 13 का आंसर मैं नहीं बता रहा, कमेंट डाउन द आंसर। अगर आपने ये मारा है तो ये गलत है, ये फॉरेस्ट कवर है ना। मैं बस इतना बताऊंगा। ये मारा है, ये गलत है, ये मैंग्रोव्स का है, ट्री कवर मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ये यू नीड टू कमेंट डाउन द आंसर, ठीक है। लेट अस सी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यार, the next question says the per capita income, the next question says the per capita income of Bihar at constant price as per Bihar Economic Survey 21-22 in rupees is, मतलब यहाँ पे आपने कुछ कहा है कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब अगर आप कह रहे हो सर कि पर कैपिटा इनकम आप मुझे कांस्टेंट प्राइस पे बताओ, इसका मतलब मैं पर कैपिटा इनकम आपको किसी और प्राइस पे भी बता सकता हूं क्या? हाँ जी, आप मुझे पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे भी बता सकते हो। इससे आप क्या कहना चाह रहे हो? इससे सबसे पहले देखो पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं। आपने जीडीपी निकाल ली है, जीडीपी कैसे निकालते हैं ये अगर नहीं जाना है तो वीडियो देखिए। जीडीपी निकाल ली है, इसको डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से, तो आ जाएगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अगर आपने जीडीपी निकाली है इस साल की, इसी साल के प्राइसेस पे, तो उसको बोलेंगे करंट प्राइस। मतलब क्या हुआ, इस साल आपने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं मार्केट में इस साल, उसकी इसी साल की अगर आप प्राइस ले रहे हो तो दैट इज करंट प्राइस। अगर आप उसकी कांस्टेंट बेस ईयर की प्राइस ले रहे हो, बेस ईयर की प्राइस ले रहे हो, मतलब क्या हुआ, रुको मेरे पास जगह है क्या, लेट मी सी। हाँ, आई हैव टू मच ऑफ जगह। मान लो पहले ये इंडिया बिहार हम मान लेते हैं। पहले बिहार वाले भाई साहब जो हैं, पहले ये 2011 में मान लेते हैं, 2011 में ये सिर्फ 20 चिप्स का पैकेट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। उस 20 चिप्स के पैकेट का दाम है 10 रुपए, तो 200 रुपए जीडीपी हो गई। आज 2021 से 22, आज मैं 50 चिप्स के पैकेट प्रोड्यूस कर रहा हूं और दाम यही है 10 रुपए ही है, तो मेरी जीडीपी हो गई 500 रुपए। लेकिन अगर 2022 में 50 चिप्स के पैकेट ही मैं प्रोड्यूस करूं और उसका दाम भी मैं बढ़ा दूं, 20 रुपए कर देते हैं, 15 रुपए में कैलकुलेशन दिक्कत है, 750 हो जाएगा, नहीं 1000 रुपए। तो ये जो जीडीपी है, ये जीडीपी हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट मतलब प्राइस को आपने नहीं बढ़ाया भैया, आपने वही रखा है जो पुराना था। ये जो जीडीपी है, ये जीडीपी हो जाएगा करंट प्राइस पे। अब मुझको ये बताओ कौन सा सही आपको अंदाजा दे रहा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन का। ये वाला फिगर आपको अंदाजा दे रहा है, ये वाला फिगर आपको अंदाजा दे रहा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन का। तो सर ये वाला फिगर ज्यादा अच्छा अंदाजा दे रहा है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि 30 पैकेट बढ़ा है, दाम को उतना ही रखा है। ये मुझे ये नहीं बता पा रहा है कितने पैकेट्स बढ़े हैं। यहाँ देखने से लग रहा है, oh my God, the GDP has increased tremendously. However, in actual sense, it has not, because we are not producing those many stuffs. We have only increased the prices. So we have increased only the prices, है ना। यहाँ से we have doubled the prices. So if I can tell you GDP at constant price
plus inflation is equal to GDP at current price. दाम क्यों बढ़ा? इन्फ्लेशन से बढ़ा। तो बहुत बहुत ब्रॉडली मैं बता रहा हूं आपको, बहुत अंदर नहीं जा रहे हैं अपन, बहुत ब्रॉडली बातें कर रहे हैं। तो GDP at constant price plus inflation is equal to this. Similarly, if I divide it by number of people residing in the country, I can tell you that this is per capita income at constant price. This is per capita income at current price. Right? अब मुझको ये बताओ अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, हमारे जैसी इकोनॉमी जिसमें इन्फ्लेशन है, इसकी कुछ वैल्यू है 6%, 5%, 4 से 6% होनी चाहिए, जो भी है अपने यहाँ, तो विच वैल्यू विल बी मोर, दिस और दिस? ऑब्वियसली करंट प्राइस विल बी मोर देन कांस्टेंट प्राइस, है ना? तो बस यही कहानी है अपने यहाँ एज ऑफ नाउ। हाँ, एज ऑफ नाउ ये है कि पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो है उसकी वैल्यू है 34,314 रुपए। एट करंट प्राइस जो है उसकी वैल्यू 50,555 रुपए। ये दोनों फिगर आपको याद होना चाहिए। अगर कुछ नहीं पूछा है तो ये बता देना 50,555, ठीक है? अब लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है in an economy, क्या कह रहा है? in an economy GDP deflator shows a value which is less than 1. GDP deflator shows a value which is less than 1. मतलब GDP deflator भी कुछ होता है। GDP deflator क्या होता है? GDP deflator का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, that is nominal GDP divided by real GDP. अब मुझको ये बताओ नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया? नॉमिनल रियल जीडीपी किसको कहोगे? मैंने अभी आपको बताया था, which GDP will you tell real GDP? At constant price one is your real GDP, at current price is your real GDP. Obviously sir, this is my real GDP because this tells me कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. This is my nominal GDP because this does not reflect कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. This reflects कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है प्लस इन्फ्लेशन. So if I write this real GDP plus inflation is equal to nominal GDP, I won't be writing wrong, है ना? So now let us see. He is saying, what is he saying? He is saying that GDP deflator की value is less than 1. लेस देन 1 है मतलब नॉमिनल जीडीपी जो है वो छोटा है, रियल जीडीपी जो है बड़ा है. मतलब रियल जीडीपी इज लार्जर देन नॉमिनल जीडीपी. कह रहा है नॉमिनल जीडीपी इज लेस देन रियल जीडीपी. एकदम ट्रू बात कह रहा है. अब बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन is equal to nominal GDP. ये कह रहा है इकोनॉमी इज अंडरगोइंग डिफ्लेशन. अब देखो क्या कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी कम है, ये कम है, तो इसमें कुछ प्लस करेंगे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो इसको तो बढ़ना चाहिए. अगर इसमें मैं कुछ प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी है. नेगेटिव है मतलब इन्फ्लेशन पॉजिटिव में नहीं है, डिफ्लेशन में है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. कह रहा है जीडीपी एट करंट प्राइस. जीडीपी एट करंट प्राइस को क्या कहते हैं? जीडीपी एट करंट प्राइस को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को क्या कहते हैं? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को रियल जीडीपी कहते हैं. कह रहा है जीडीपी एट करंट प्राइस इज लेस देन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. ट्रू बात है. नॉमिनल जीडीपी इज लेस देन. डेटा इनसफिशिएंट, कोई मतलब नहीं है इसका. सो द आंसर विल बी ई. आई होप आपको समझ में आया है. नहीं आया है तो पुराने वीडियोस देखिए, वहां पे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, है ना? एक क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया है, वो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में यू शुड कमेंट दैट डाउन. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज आई गेस 13th. दिस क्वेश्चन आई हैवंट टोल्ड यू. आई वांट यू टू कमेंट डाउन द आंसर. द वीडियो has been of 1 hour. I'll pause it here.
ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, है ना, समझ में आ गया होगा आई होप। चलो बाय, टेक